ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स हड़प्पा सिविलाइजेशंस। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की सबसे नियोजित शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो, सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन, शिल्प उत्पादन से संबंधित जानकारी, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, मुहरें, लिपि एवं बाट, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, अतीत के पुनर्निर्माण से संबंधित समस्याएं। इस सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि से भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। सर्वप्रथम वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स ने पंजाब के माटुमंगरी जिले के हड़प्पा, आधुनिक पाकिस्तान नामक स्थान पर उत्खनन को प्रारंभ करके वहां एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष खोजे। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर कुछ प्राचीन अवशेषों को ढूंढ निकाला। दोनों स्थानों से मिले मोहरे, ठप्पे, लिखित लिपि और कलाकृतियां एक जैसी थीं। नामकरण। विद्वानों ने इसे सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया क्योंकि प्रारंभ में अनेक बस्तियां सिंधु घाटी और सहायक नदियों के मैदानों में पाई गई थी, किंतु बाद के वर्षों के अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब और गुजरात जैसे क्षेत्रों तक फैली हुई थी। अतः विद्वानों ने सभ्यता के सबसे पहले ज्ञात हड़प्पा के आधार पर इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। सर्वप्रथम इस सभ्यता का काल निर्धारण मुख्यतः मेसोपोटामिया के उर और किस नामक स्थानों से प्राप्त हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया है। इस सभ्यता का काल 6000 ईसा पूर्व से 13000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रारंभिक चरण 6000 से 2600 ईसा पूर्व तक को प्रारंभिक हड़प्पा, शहरी चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व को परिपक्व हड़प्पा तथा अंतिम चरण 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व को उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक था। व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक था। रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। विशिष्ट हड़प्पाकालीन मिट्टी के बर्तन, ईंट, पक्की और कच्ची तथा अन्य वस्तुएं जैसे मुहरें, मोती, कांस्य तथा तांबे की वस्तुएं, बाट तथा टेराकोटा की वस्तुएं हड़प्पा के अतिरिक्त अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता और निवासी। सिंधु सभ्यता के निर्माता भारतीय अर्थात स्थानीय ही थे अथवा विदेशी, यह निर्धारित करना कठिन काम है। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त कंकालों से आर्य, भूमध्य सागरी, द्रविड़ एवं किरात किसी का भी यहाँ निवास प्रमाणित हो सकता है। शोध निष्कर्षों के आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं के मध्य 4 मत प्रचलित हैं। पहला है मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन। गार्डन एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन थी। इस मत को स्वीकार करने में अनेक कठिनाई हैं। सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की संस्कृति में अनेक विषमताओं के साथ दोनों ही लिपियों में भारी अंतर है। दूसरा है बलूची संस्कृति की देन। निश्चित एवं स्पष्ट तथ्यों के अभाव में इस तथ्य को स्वीकार करने में अनेक समस्या है। इस मत के प्रसिद्ध प्रतिपादक फेयर सर्विस हैं। तीसरा है भारतीय संस्कृति। अमलानंद घोष का विचार है तथा यह अधिक तर्कसंगत है कि विदेशियों ने नहीं वरन अधिक क्रियाशील भारतीयों ने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। प्रोफेसर राव के अनुसार सभ्यता का विकास सिंधु की स्थानीय संस्कृतियों द्वारा धीरे धीरे हुआ। उनके मतानुसार सिंधु सभ्यता
का उद्भव सोथी संस्कृति से होता है। अधिकतर विद्वान इस मत को स्वीकार करने लगे हैं। यद्यपि सोथी और सिंधु सभ्यता में पर्याप्त सांस्कृतिक असमानता है। चौथा मत है आर्य संस्कृति की देन। इतिहासकार लक्ष्मण स्वरूप पुरावालकर एवं रामचंद्रन के मतानुसार सिंधु सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी तथा आर्य इस वर्णन करते हैं नारियों के आभूषण, वेशभूषा, श्रृंगार एवं योजना में समानता। पर्याप्त समानताओं के होते हुए भी सिंधु सभ्यता को आर्यों की सभ्यता स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों में विषमताएं काफ़ी मात्रा में व्याप्त हैं। उपयुक्त विषमताओं के कारण यह मत स्वीकार नहीं किए जा सकते। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मानव कंकालों से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ विभिन्न प्रजातियों के लोग निवास करते थे। आर्यों के आगमन से पहले यहाँ के निवासियों ने विभिन्न जाति समुदायों से प्रभावित होकर नई सभ्यता को विकसित कर लिया। मार्शल के अनुसार यह सभ्यता उच्च कोटि की तो थी, लेकिन आर्यों से पूर्णतः भिन्न थी। ये हड़प्पा पुरास्थल के कुछ नक्शे हैं। ये है नागेश्वर, धौलावीरा, चनहुदड़ो, गंवेरीवाला, कालीबंगन, बदनावली, राखीगढ़ी, मिताथल, मांडा, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, सिंध नदी। यहाँ है मोहनजोदड़ो, सुतकोगेंडोर, आमरी, बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूर्व में मेरठ आलमगीरपुर तक था। इस सभ्यता का आकार त्रिभुज का था तथा क्षेत्रफल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,50,000 वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्र मिस्र की सभ्यता के क्षेत्र से 20 गुना और मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं की सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना बड़ा है। भारत विभाजन के समय तक इस सभ्यता की केवल बस्तियों का ही पता चला पाया था, किंतु वर्तमान में इस सभ्यता के लगभग 1400 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इनमें 925 स्थल भारत में तथा शेष पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र निम्न थे। हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षा प्राचीन से घिरा हुआ था। यहाँ की मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु अंकित हैं। यहाँ 100 उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। समाधानों से कांस्य से दर्पण, सुरमा लगाने की सलाई तथा सीपी की चम्मच प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ है मृतकों का टीला होता है। सभागार, कांसे की नर्तकी, पुरोहित आवास, सीपी की बनी पटरी, सेल खड़ी से बना पुरोहित का धड़ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर आकृति है जिसमें आधा भाग मानव का तथा आधा भाग बाघ का है। यहाँ से आंशिक समाधान तथा पूर्ण समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। कालीबंगन, इसका अर्थ काले रंग की चूड़ी है। यहाँ ईंटों से निर्मित चबूतरा तथा अनेक घरों में अपने अपने कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ का नगर दुर्ग समानांतर चतुर्भुजाकार था। यहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के बच्चे की एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है। इससे जल, कपाली या मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता चलता है। चनहुदड़ो, यहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति, झूकर एवं झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। चनहुदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से जला हुआ एक कपाल, 4 पहियों वाली गाड़ी, एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियालों और 2 मछली का अंकन, एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान तथा मिट्टी के मोर की एक आकृति मिली है। यह एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। लोथल, यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से फारस की मोहर, धान एवं बाजरा, पक्के रंगों से रंगा पात्र, घोड़े की लघु मृण मूर्ति तथा 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
यहाँ से तांबे तथा सोने का काम करने वाले शिल्पियों की उद्योगशालाएं भी प्रकाश में आई हैं। यहाँ के एक घर में सोने के दाने, सीलखड़ी की 4 मोहरें, सीप एवं तांबे की बनी चूड़ियाँ तथा पूरी तरह से रंगा हुआ एक मिट्टी का जार मिला है। बनावली, यहाँ से अच्छे किस्म का जौ, तांबे का वड़ाग्र, पक्की मिट्टी की बने हल की आकृति का खिलौना, तांबे की कुल्हाड़ी आदि की प्राप्ति हुई है। यहाँ नाली पद्धति का अभाव था तथा नगर योजना शतरंज के जाल के आकार की बनाई गई थी। हड़प्पा की प्रमुख स्थिति, बस्तियों की स्थिति। वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थलों की खोज हो चुकी है। इसके अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी के घाटियों के मध्य पाए गए हैं। लगभग 2/3 बस्तियां सरस्वती बेसिन में स्थित हैं, जो इसके महत्व को प्रदर्शित करती हैं। इसके 5 प्रमुख शहर राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और गवेरीवाला है। हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ। विकसित हड़प्पा सभ्यता से पूर्व भी इस क्षेत्र में कई संस्कृतियों का अस्तित्व था। इन संस्कृतियों की विशिष्टता मृदभांड शैली थी। इस क्षेत्र में हमें कृषि, पशुपालन तथा शिल्प आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ की अधिकांश बस्तियाँ छोटे आकार की होती थी तथा बड़े आकार की संरचनाओं की संख्या न के बराबर थी। 7000 ईसा पूर्व के पुरातात्विक साक्ष्य शुरुआती कृषक समुदाय से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत देते हैं। ऐसा विदित होता है कि शहरी चरण परिपक्व हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास के परिणाम था। परीक्षा बुलेट मार्शल के अनुसार सैंधव सभ्यता का काल 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व था। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मोहर है। अधिकांश सैंधव स्थल सिंधु और सरस्वती नदी के घाटियों के बीच पाए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। लोथल गुजरात में स्थित है। कुछ स्थानों पर चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग नालियों को ढकने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के निवासी पेड़ पौधे के उत्पाद और जानवरों में विशेषकर मछली से भोजन प्राप्त करते थे। शोधकर्ताओं के मिले अनाज के जले दानों तथा बीजों के माध्यम से आहार संबंधी जानकारी ज्ञात होती है। हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता था, उनमें कृषि एवं पशुपालन का मुख्य रूप से शामिल थे। इनका वर्णन निम्न प्रकार है। पहला है कृषि। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यावसायिक कृषि था। हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे मुख्य खाद्य फसलों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल प्रमुख थे। गुजरात के लोथल से चावल और बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि प्रौद्योगिकी। मोहरों एवं मृण मूर्तियों, टेराकोटा स्कल्पचर। पुरातात्विक स्रोत के आधार पर स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था। चोलिस्तान, थार राजस्थान से लगा पाकिस्तानी रेगिस्तान तथा बनावली हरियाणा से मिट्टी के हल के प्रतिरूप भी कृषि प्रौद्योगिकी की पुष्टि करते हैं। कालीबंगन राजस्थान से खेत जुते हुए साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसकी हल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जो एक स्थान पर 2 फसलें उगाने के संकेत देती हैं। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजार को पहचानने का प्रयास किया है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां कृषि के लिए संभवतः सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अफगानिस्तान के सुतुरगई नामक स्थान से हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई नहर का अवशेष मिलना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। विभिन्न स्रोतों से यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि सिंचाई हेतु कुओं एवं जलाशयों धौलावीरा गुजरात का प्रयोग भी किया जाता था। पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता से पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन मुख्यतः कृषि क्षेत्र, जुताई, दुग्ध उत्पादन तथा मांस आदि के लिए किया जाता था। पशुपालन के रूप में भेड़, बकरी, भैंस आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि यह सभी पशु पालतू थे। हड़प्पा संस्कृति में जंगली प्रजातियों जैसे जंगली सूअर, हिरण व घड़ियाल की हड्डियों आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। साक्ष्यों से अनुमान लगाया जाता है कि
मांस प्राप्त करने के लिए इनका शिकार किया जाता था, परंतु यह पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो पाया है कि इन जानवर का शिकार हड़प्पा निवासियों द्वारा किया जाता था या किन्हीं अन्य समुदायों द्वारा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे नियोजित शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो। नियोजित नगर हड़प्पा सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, जिसके आधार पर शहरी केंद्र विकसित किए गए थे। दुर्ग स्थापत्य, गृह स्थापत्य और जल निकासी की आधुनिक पद्धतियों से निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता एक शहरीकृत सभ्यता थी, जिसमें मोहनजोदड़ो का प्रमुख शहर था। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, किंतु सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा की संपूर्ण नगर नियोजन व्यवस्था का अध्ययन निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। बस्ती एवं शहर निर्माण। मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था। यह 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो में नगरों का विभाजन मुख्यतः दो भागों में हुआ था। पहला, दुर्ग निचले नगर से अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर स्थित था। निचला नगर दुर्ग की अपेक्षा अधिक बड़ा और विस्तृत था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण था कि भवनों को कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। दीवार से दुर्ग को घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। लोथल गुजरात और धौलावीरा जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के हिस्से दीवारों से घेरेबंदी कर अलग किए हुए थे। लोथल का दुर्ग दीवार विहीन था, किंतु ऊंचाई पर स्थित था। दूसरा है, निचले शहरों की भी किलेबंदी की गई थी, अर्थात निचले शहरों को दीवारों से घेरा गया था। धौलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। भवन निर्माण के जिन ईंटों का उपयोग किया गया था वे निश्चित अनुपात में बनी होती थी। हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचली पूर्वी भाग है, जो नियोजन में विविधता को प्रदर्शित करता है। दुर्ग स्थापत्य। दुर्ग का प्रारंभ संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। इसमें माल गोदाम, अन्नागार एवं स्नागार भी सम्मिलित था। माल गोदाम अन्नागार यह एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। इनमें ईंटों से बने 27 खंड थे, जिनमें प्रकाश के लिए रोशनदान बने हुए थे। एक विशाल अन्नागार हड़प्पा में मिला है। इसमें चबूतरों पर बने अन्न भंडारों की 2 कतारें थीं तथा प्रत्येक कतार में 6 अन्न भंडार थे। विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार आंगन में एक बना आयताकार जलाशय था, जो चारों ओर से एक गलियारों से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिसमें एक में बड़ा कुआं था। जलाशय में पानी एक बड़े नाल से निकल जाता था। इसके स्तर में एक गली से दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत एक छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानघरों का निर्माण किया गया था। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बने हुए थे। पुरातत्वविदों के अनुसार स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्थान के लिए किया जाता था। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ बने एक नाली में जाकर मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्थान के लिए भी किया जाता होगा। गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की विशिष्ट विशेषता निम्नलिखित थी। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय घर बने थे। घरों को बनाते समय एकांत प्रियता को महत्व दिया जाता था। घर के मध्य में आंगन बना होता था, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र होता था, विशेषतौर गर्म और शुष्क मौसम में। भूमि तल पर बने कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से निर्मित स्नानघर होता था, जिसकी नाली दीवारों के माध्यम से शहर की मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी। घरों का निर्माण एक तल से ज़्यादा भी होता था, जिस पर जाने की सीढ़ियाँ होती थी। घरों के अंदर कुओं का निर्माण।
किया जाता था, जो प्राय बाहर जाने आने वाले कमरों में निर्मित होते थे। बाहरी कमरों में कुओं का निर्माण राहगीरों की उपयोगिता को देखते हुए किया गया था। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। जल निकासी व्यवस्था। नियोजित जल निकास प्रणाली हड़प्पा शहरों की एक प्रमुख विशेषता थी। शहरों, सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में निर्मित किया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया था, इसके बाद उनके आसपास आवासों को बनाया गया था। घरों के गंदे पानी को यदि गलियों को नालियों में जोड़ना था, तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार की गली बगल में होना जरूरी था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे तथा इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई हेतु हटाया जा सके। नालियों के बीच बीच में हौदें बनी होती थी, जिसमें नालियों का कचरा एकत्रित होता था, जिसके बाद में निकालकर नालियों में जल प्रवाह को बनाए रखा जाता था। प्राचीनतम प्रणाली। मैके नालियों के विषय में लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। प्रत्येक आवास की गली को नालियों से जोड़ा गया था। प्रमुख नाले गारे से जमाई गई ईंटों से बने होते थे और उन्हें ईंटों से ढका जाता था, जिससे सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग ढकने के लिए किया जाता था। घरों की नालियाँ सर्वप्रथम एक मलकुंड या हौदी में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ एकत्रित हो जाता था और गंदा पानी नालियों के द्वारा बह जाता था। लंबे नालों में कुछ दूरी के अंतराल पर सफाई हेतु हौदियों का निर्माण किया गया था। यह पुरातत्व एक आश्चर्य है कि मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर, सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल में पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अर्नेस्ट मैक, अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन, 1948। जल निकासी प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, अपितु ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण, कच्ची ईंटों का प्रयोग लोथल में आवासों के निर्माण के लिए, वहीं पक्की ईंटों से नालियाँ बनाई गई थी। सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक अवशेषों से इस काल के समाज में रहन सहन, खान पान और वेशभूषा की जानकारी प्राप्त होती है। इन साक्ष्यों के आधार पर उस समय के सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषताओं को भी समझा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। भोजन। हड़प्पा सभ्यता के लोग के खान पान का अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञों द्वारा किया गया है। जले हुए अनाज के दानों और बीजों की खोज से उनके भोजन की आदतों का पता चलता है। हड़प्पा के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। उनके आहार में गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, दालें, फल, सब्जियाँ, दूध और घी शामिल थे। सिंध और पंजाब के लोग गेहूं और जौ का सेवन अधिक करते थे। राजस्थान के लोग का मुख्य आहार जौ था। गुजरात, रंगपुर और सुरकोटदा के लोग चावल और बाजरा पसंद करते थे। तेल और चर्बी तिल, सरसों और घी से प्राप्त किए जाते थे। भोजन को मीठा बनाने के लिए संभवतः शहद का उपयोग किया जाता था, क्योंकि गन्ने की खेती के प्रमाण नहीं मिले हैं। अन्न और खजूर उनके भोजन का मुख्य हिस्सा थे। सील बट्टे के अवशेष बताते हैं कि भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न मसालों का उपयोग होता था। दूध और दही उनके भोजन का हिस्सा थे। हड़प्पा निवासी मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर का मांस खाते थे। पशुओं की हड्डियों, मछलियों और पक्षियों के अवशेष उनके मांसाहारी होने की पुष्टि करते हैं। मनोरंजन। हड़प्पा निवासियों के जीवन में मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्थान था। वे घर में नाच गाने और शतरंज जैसे खेल खेलना पसंद करते थे। शिकार, मछली पकड़ना, पशु युद्ध और चिड़ियों का शिकार उनके आमोद प्रमोद के साधन थे। बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने जैसे झुनझुने, सीटी, पक्षी और बैलगाड़ी बनाए जाते थे। नारी की दशा। हड़प्पा सभ्यता में नारी का उच्च स्थान था, उन्हें सम्मान मिलता था और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। मातृ देवी की मूर्तियाँ दर्शाती हैं कि स्त्रियों को केवल गृह कार्य तक सीमित न रहकर पूजनीय माना जाता था। सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन। पुरातत्वविद किसी संस्कृति विशेष के लोगों की सामाजिक व आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए अनेक
विधियों का प्रयोग करते हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। समाधान की प्रक्रिया। पुरातत्वविद ने हड़प्पाई जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं को प्रदर्शित करने हेतु सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग किया है। इन्हीं विधियों में से एक विधि समाधान है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मिस्र में पाए गए कुछ पिरामिडों को राजकीय समाधान की संज्ञा पुरातत्वविदों ने दी। इन पिरामिडों में बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। वहीं हड़प्पा स्थलों से मिलने वाले समाधानों में सामान्यतः मृतकों के गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों की गर्त सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। अतः पिरामिड और गर्त दोनों समाज के उच्च एवं निम्न वर्ग की आर्थिक विभिन्नताओं की पुष्टि करते थे। तथ्य सामाजिक विभिन्नताओं की ओर इंगित करते हैं, क्योंकि इससे यह अनुमान भी लगाया जाता है कि समाज का उच्च वर्ग समाधान के लिए पिरामिडों का प्रयोग करता था और निम्न वर्ग के लिए गर्तों का प्रयोग किया जाता था। कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण प्राप्त हुए हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता को संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर, एक प्रकार का उपरत्न के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबों के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। कुछ स्थानों पर युगल समाधानों, महिला और पुरुषों का एक साथ समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिसे एक ही कब्र से महिला एवं पुरुष दोनों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ कीमती वस्तुएं दफनाने का प्रचलन नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में समाधान की 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। पूर्ण समाधान या राजकीय समाधान। मृत शरीर को भूमि में पूर्ण रूप से दबा दिया जाता था। आंशिक समाधान। शव को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था। कुछ समय पश्चात अस्थियों को एकत्रित करके कंकाल को मिट्टी में दबा दिया जाता था। शव दहन। शव को जला दिया जाता था। अस्थियों को एकत्रित करके मिट्टी के बर्तन में रखकर दबा दिया जाता था। विलासिता की वस्तुओं की खोज। तात्कालिक सामाजिक भिन्नता की पहचान करने के लिए पुरातात्विक आंशिक रूप से उपयोगी एवं विलास की वस्तुएं विभाजित करते हैं। प्रथम वर्ग में रोजमर्रा की वस्तुएं शामिल हैं, जो मिट्टी अथवा बर्तन जैसे सामान्य पदार्थों में बनी हुई होती हैं। इनमें चकियाँ, सुइयाँ, मृदभांड और झामा आदि सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से भी बस्तियों में पाई जाती हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार कीमती वस्तुओं की संज्ञा उन वस्तुओं को दी जाती है जो दुर्लभ एवं महंगी हो एवं जटिल तकनीकी प्रक्रिया से निर्मित हो। इस प्रकार फायांस, घिसी रेत अथवा बालू एवं रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर कर बनाया गया पदार्थ से निर्मित छोटे पात्र अपेक्षाकृत कीमती माने जाते थे, क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया जटिल थी। पुरातत्व विवेचना से स्पष्ट है कि महंगे एवं दुर्लभ पदार्थ मुख्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों में संकेंद्रित हैं। छोटी बस्तियों में से आंशिक तौर पर प्राप्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप फायांस से निर्मित लघु पात्र, जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग लाए जाते थे, मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं तथा कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में नहीं पाए गए हैं। स्वर्ण भी दुर्लभ तथा आज की तरह बहुमूल्य था। हड़प्पा स्थलों से मिली सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए हैं। संचय, यह शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक पात्रों जैसे घड़ों में रखी वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे संचय आभूषण अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के हो सकते थे। शिल्प उत्पादन से संबंधित जानकारी। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल चनहुदड़ो था। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की अपेक्षा एक बहुत छोटी बस्ती 7 हेक्टेयर थी। शिल्प में मनके बनाना, शंखों की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण व बाट शामिल थे। शिल्प उत्पादन में मनकों बीड्स की विविधता महत्वपूर्ण थी। मनके विभिन्न आकार के होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार इत्यादि। मनकों को उत्कीर्णन एवं चित्रकारी द्वारा सजाया जाता था। मनकों का निर्माण
लाल रंग के कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, पक्की मिट्टी, क्वार्ट्ज, फायांस तथा सेलखड़ी से किया जाता था। धातुओं में तांबे, कांसे व सोने के उपयोग से मनके बनाए जाते थे। कुछ मनके दो या अधिक पत्थरों के आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप से युक्त पत्थर के होते थे। विशिष्ट केंद्र के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहर में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। मनके निर्माण की तकनीकों में उपयोग किए पदार्थों में भिन्नता थी। सेलखड़ी के पत्थरों के मुलायम होने के कारण कार्य आसानी से हो जाता था। सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर कुछ मनके तैयार किए जाते थे। पुरातत्वविदों के बीच पहेली बनी हुई थी कि सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे निर्मित किए जाते थे। चनहुदड़ो, लोथल और धौलावीरा से छेद करने के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नागेश्वर और बालाकोट समुद्र तटों पर स्थित है। ये शंख से बनी वस्तुओं जिसमें चूड़ी, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ से माल एवं बस्ती से दूसरी बस्ती ले जाया जाता था। इससे प्रतीत होता है कि चनहुदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे केंद्रों तक ले जाया जाता था। प्रमुख उत्पादन केंद्रों की पहचान। पुरातत्वविद प्रायः शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान के लिए प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, छोड़ा गया माल तथा कूड़ा करकट इत्यादि खोजते हैं। कूड़ा करकट शिल्प कार्य के अच्छे संकेतक हैं। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए पत्थर अथवा शंख को काटा जाता था, इनके टुकड़ों का उत्पादन केंद्रों पर ही फेंक दिया जाता था। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों का उपयोग छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता था तथा छोटे टुकड़ों का उत्पादन स्थल पर छोड़ दिया जाता था। इससे प्रतीत होता है कि छोटे केंद्रों के अतिरिक्त हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में शिल्प उत्पादन का कार्य संपादित किया जाता था। कलिबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। नागेश्वर और बालाकोट की बस्तियां समुद्र तटों पर स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ा एवं मर्तबान ओमान से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 1200 मोहरों पर पशुपति अंकित हैं। अन्नागार व विशाल स्नानगार मोहनजोदड़ो की प्रमुख संरचनाएं थी। गोदीवाड़ा लोथल में स्थित है। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। हड़प्पा सभ्यता में स्थानीय वस्तुओं के निर्माण हेतु कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। इसके लिए कच्चे माल की आपूर्ति विभिन्न स्थानों से सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों के जलमार्गों द्वारा की जाती थी। बाजार एवं कच्चे माल की उपलब्धता एवं मूर्ति के कारण ही व्यापार के दोनों पहलू स्थानीय और सुदूर दृष्टिगत होते थे। उपमहाद्वीपीय एवं उसके आगे से आने वाला माल। दूर के क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए व्यापारिक केंद्रों के आसपास बस्तियां बसाई गई, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट में शंख प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान में सोर्तघुई के समीप नीली लाजवर्दमणि को प्राप्त करने के लिए लोथल, भचौड़, कार्निलियन प्राप्त करने के लिए दक्षिणी राजस्थान एवं उत्तर गुजराती में सेलखड़ी प्राप्त करने के लिए तथा राजस्थान में खेतड़ी के पास के तांबा प्राप्त करने के लिए बस्तियां स्थापित की गई। पुरातत्वविदों ने राजस्थान की खेतड़ी को गढ़ेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया। यहाँ तांबे की वस्तुएं बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से बिल्कुल अलग थे। यहाँ तांबे से निर्मित वस्तुएं की संपदा बहुतायत में मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के निवासी हड़प्पाई लोगों को तांबा भेजते थे। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अभियान द्वारा भी कच्चा माल प्राप्त किया जाता था, जैसे कि खेतड़ी राजस्थान में तांबे तथा दक्षिणी भारत में सोने की प्राप्ति के लिए अभियान किए जाते थे। इन समस्याओं के द्वारा स्थानीय समुदायों से संपर्क स्थापित किया जाता था। इन क्षेत्रों से प्राप्त पूरक वस्तुएं स्थानीय संपर्कों के संकेतक हैं। सुदूर क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध। नई पुरातात्विक खोजें अनुसंधानों से स्पष्ट हुआ है कि हड़प्पावासी सुदूर अरब प्रायद्वीप में स्थित ओमान से भी कच्चे माल का आदान प्रदान करते थे। इसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों से होती है। रासायनिक विश्लेषणों में ओमान से प्राप्त तांबे एवं हड़प्पा की तांबे की वस्तुओं में निकेल के अंश मिले हैं। ये दोनों का साझा उद्भव को इंगित करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ा एक मर्तमान ओमान से मिला है। ऐसी मोटी
परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देता है। इस पात्र में क्या रखा जाता होगा, इसका प्रमाण प्राप्त नहीं है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोग इसमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया में लेखा के मगान ओमान से तांबा आयात करने का वर्णन है। यहाँ से प्राप्त तांबे में कुछ मात्रा में निकिल भी पाई जाती थी। हड़प्पाई लोगों का ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्री मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा हड़प्पा को नाविकों का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया की मोहरों में भी कहीं कहीं पर हड़प्पा में प्रचलित कुबड़दार बैल के चित्र उत्कीर्ण हैं। इसके अतिरिक्त मोहरों पर जहाज़ों एवं नावों का चित्रांकन है। बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी के जैसी मोहर में भी हड़प्पा के जैसे चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। इसी प्रकार दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई सभ्यता प्रणाली पर आधारित थे। मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए मगान, बहरीन के लिए दिलमुन तथा हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस लेख के अंतर्गत मेलुहा से प्राप्त प्रमुख उत्पादों लाजवर्दमणि, कार्लिनियन, तांबा, सोना एवं विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का उल्लेख है। मुहरे, लिपि एवं बाट। मुहरे एवं मुद्रांकन। हड़प्पा सभ्यता में मुहरे और मुद्रांकन का प्रचलन एक विशिष्ट विशेषता थी। अनेक पुरातत्वविदों ने मोहरों और मुद्रांकन को हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम पुरावस्तु माना है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक प्रकार की मोहरें पाई गई हैं। सामान्यतः मोहरें सेलखड़ी से बनी होती थी। इनका आकार चौकोर होता था। इन मोहरों पर भैंस, बाघ, बकरी एवं हाथी जैसे जानवरों की आकृतियाँ अंकित होती थी। साथ ही कई मोहरों पर लघु लेख भी अंकित होते थे। हड़प्पा मोहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों की सुविधाजनक के लिए बनाने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए, जब कोई सामान से भरा थैला एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर भेजा जाता था तो उसके मुख पर रस्सी से गांठ लगाकर थोड़ी गीली मिट्टी लगा दी जाती थी। बाद में इस गीली मिट्टी को एक अधिक मोहरों द्वारा दबाया जाता था, जिससे उस पर मोहरों की छाप अंकित हो जाती थी। अपने स्थान तक पहुंचने पर यदि यह मुद्रांकन पहले की तरह समान रहता था तो उससे यह ज्ञात होता था कि इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। मुद्रांकन से किसी अन्य जगह भेजी गई वस्तु की सुरक्षा और भेजने वाले प्रेषक के विषय में सूचना मिलती थी। रहस्यमय लिपि। हड़प्पाई मोहरों पर सामान्यतः कुछ लिखा होता है जो मोहर के मालिक का नाम तथा उसकी पदवी को प्रदर्शित करती है। विद्वानों का इस संदर्भ में मत है कि इस पर बना चित्र अधिकांश एक जानवर, अशिक्षित लोगों को सांकेतिक रूप से अर्थ स्पष्ट करता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 1200 मोहरों पर पशुपति अंकित है। एक मोहर कबूड़ वाले बैल की प्राप्त हुई है। मोहरों पर मुद्रित अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है। इसके लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हैं। यद्यपि यह लिपि वर्तमान में पढ़ी नहीं जा सकी, परंतु निश्चित रूप से यह वर्णमालीय, जहाँ प्रत्येक चिन्ह पर एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के मध्य है। संभवतः यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों में दाईं ओर चौड़ा अंतराल है जबकि बाईं ओर का भाग संकुचित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर लिखना प्रारंभ किया और अंत में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। विभिन्न प्रकार की पुरातात्विक वस्तुओं पर लिखावट के साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे मर्तबानों के अवंठ, मोहरें, तांबे के औजार, अस्थि, छड़, तांबे में मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ एवं सूचना पट। ऐसा संभव है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता होगा। इससे यह ज्ञात होता है कि उस कालखंड में व्यापक साक्षरता रही होगी। यह है धौलावीर से प्राप्त एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर। मापतौल। हड़प्पा सभ्यता को अपनी विकसित मापतौल प्रणाली थी। मापतौल के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था। ये बाट चट नामक पत्थर द्वारा बनाए जाते थे। बाटों के निचले मानदंड द्विधारी अर्थात एक श्रृंखला 1, 2, 4, 8, 16, 32, 160, 200, 320, 640 आदि में थे। बाटों के ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाट आभूषण आदि को तोलने के लिए प्रयोग किए जाते थे। उत्खनन में धातु से निर्मित तराजू के पलड़े भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था।
हड़प्पा सभ्यता के सुसंगठित स्वरूप एवं व्यापकता के कारण पुरातत्वविदों ने यहाँ की किसी शासन सत्ता के होने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि इस संबंध में कोई स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। इस विषय में विभिन्न मत पुरातत्वशास्त्रियों के मध्य प्रचलित है। जैसे वर्तमान तक यह युक्ति संगत नहीं हुआ कि हड़प्पा में शासन व्यवस्था में संचालित होती होगी। अतः यह कहना संभव होगा कि हड़प्पा सभ्यता का शासन स्वरूप निश्चित है कि प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। सुनियोजित नगर, सफाई व्यवस्था, उन्नत सड़कें, विकसित उद्योग धंधे, संपन्नता तथा सांस्कृतिक विकास बिना प्रशासनिक व्यवस्था के संभव नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक विशाल भवन के कुछ पुरातत्वविदों ने राजा प्रसाद राजभवन की संज्ञा दी है, किंतु वहाँ से शासक वर्ग से संबंधित भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। पत्थर की एक मूर्ति को अनेक पुरातत्वविदों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। यह नाम वर्तमान में प्रचलित है। इसका प्रमुख कारण है पुरातात्विक मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजा से परिचित थे। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा में कोई शासक वर्ग नहीं था और वहाँ सभी लोग समान सामाजिक स्थिति के थे। कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ विभिन्न नगरों के अलग अलग राजा थे, जैसे मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा। संभवतः हड़प्पा वासियों ने एक तरह की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया था, क्योंकि उस समय सार्वजनिक भवन और सुविधाओं का लोगों के लिए बनाया गया था। हड़प्पाई मुद्रा, मोहरे, बाटों तथा ईंटों में एकरूपता हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग को इंगित करती हैं, क्योंकि ये सभी एकीकृत सत्ता द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। ईंटें, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, फिर भी जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्र में हड़प्पा स्थलों का पतन हो गया था, जबकि गुजरात, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर नई आबादी हुई। बस्तियों में जनसंख्या बढ़ने लगी। 1900 ईसा पूर्व के पश्चात अस्तित्व में रहे उत्तरकालीन हड़प्पा के कुछ चुने हुए केंद्रों से पतनशील हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित चिन्ह स्पष्ट हुए हैं। मुहर, बाट तथा मनकों जैसी विशिष्ट पुरावस्तुएं समाप्त हो गई थी। लेखन, हस्तशिल्प तथा लंबी दूरी के व्यापार भी समाप्त हो गए थे। आवासों के निर्माण की तकनीक पतनशील हो गई थी। नगरीय हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इसके कारण इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां के नाम से जाना गया है। पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के अनेक कारण पुरातत्वविदों ने दिए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। अनेक विद्वान मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, वनों का विनाश, विनाशकारी बाढ़, नदियों का सूखना एवं मार्ग बदलना तथा भूमि के अत्यधिक दोहन जैसे कारकों ने इस सभ्यता के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, किंतु ये कारक केवल कुछ विशेष नगरीय केंद्रों के विनाश की व्याख्या तो कर सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता की विनाश की नहीं। सभ्यता के पतन का तार्किक कारण केंद्रीकृत हड़प्पा राज का अंत होना प्रतीत होता है। उत्तर हड़प्पा स्थलों में मोहरों का न मिलना, लिपि व विशिष्ट मनकों का अभाव, माप तौल की एकीकृत प्रणाली का लोप व नगरों की पतन इसकी पुष्टि करते हैं। माप तौल के लिए प्रयोग होने वाले बाटों में जट नामक पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक विस्तृत है। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का कालक्रम 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक था। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक N.S. राव हैं। शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में मान्यता दी गई है। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता की खोज की, परंतु कुछ अन्य पहलू भी हैं जो इस सभ्यता की खोज से संबंधित हैं। इनका वर्णन निम्न प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता की खोज और कनिंघम का भ्रम। कनिंघम ने 19वीं सदी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन का प्रारंभ किया। उस समय पुरातात्विक अपने पुरातात्विक अन्वेषण के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। कनिंघम की रुचि थी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी तक तथा उसके बाद के समय से थी। प्रारंभिक बस्तियों की खोज के लिए उन्होंने चीनी बौद्ध यात्रियों लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की यात्रा वृत्तांतों का सहारा लिया।
कनिंघम ने सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन एवं अनुवाद किया। उत्खनन के दौरान वह ऐसी पुरातात्विक वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते रहे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसे पुरातात्विक स्थल, जो एक आरंभिक शहर नहीं था और न ही चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा था, कनिंघम के अन्वेषण के लिए उपयुक्त नहीं था। 19वीं सदी के मध्य में कभी कभी पुरातात्विक वस्तुएं कनिंघम तक पहुंचती थी, फिर भी वह समझ न सके कि पुरातात्विक वस्तुएं कितनी प्राचीन हैं। कनिंघम को एक अंग्रेज ने हड़प्पाई मोहर दी थी। उन्होंने मोहर के कालखंड को दिनांकित करने का सफल प्रयास किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि कई अन्य लोग की तरह उनका मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में विकसित पहले शहर के साथ प्रारंभ हुआ। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग या फिर उन्हें ही वहीं फेंक देने से बनते हैं। लोग एक स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं। भूमिखंड का अनवरत उपयोग और पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीले की संज्ञा दी जाती है। अस्थायी या अल्पकालिक परित्याग की स्थिति में हवा अथवा पानी क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन टीलों से प्राप्त स्तरों से प्राचीन वस्तुओं से आवास के बारे में पता चलता है। ये स्तर एक दूसरी प्रकृति, रंग और इनसे मिली पूरा वस्तुओं के संदर्भ से भिन्न हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के आधार पर की जाती है। साधारणतः सबसे निचले स्तर प्राचीनतम तथा सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन के स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों से प्राप्त पुरातत्व वस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से समृद्ध किया जा सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम ज्ञात किया जा सकता है। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी जैसे पुरातत्वविदों द्वारा क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से खोज निकाली गई मोहरों की समानता से स्पष्ट हो गया कि ये दोनों पुरास्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की एक ही पुरातात्विक संस्कृति के अंग थे। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी की खोजों के आधार पर वर्ष 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तक विस्तृत है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में ऐसे नाव लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक रूप से संबंधित अनेक स्थलों की खुदाई हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इस सभ्यता की विशिष्टता विश्व पटल पर उजागर हुई। इनका कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। ये भारत में कार्य करने वाले प्रथम पेशेवर पुरातत्वविदों थे। इन्होंने यूनान तथा क्रीट में उत्खनन से संबंधित अपने अनुभव का प्रयोग सिंधु घाटी के उत्खनन व खोज में किया। कनिंघम की तरह मार्शल ने भी आकर्षक खोजों में अपनी रुचि दिखाई, परंतु सबसे ज़्यादा उत्सुकता सिंधु सभ्यता में दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने में होती थी। पूरा स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर जॉन मार्शल संपूर्ण टीले समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन का कार्य करते थे। इसका निहितार्थ यह हुआ कि पृथक पृथक स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष क्षेत्र से प्राप्त सभी वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। इसके फलस्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी सदैव के लिए लुप्त हो जाती थी। नई तकनीकें तथा प्रश्न। R.E.M. व्हीलर वर्ष 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। व्हीलर ने स्थिति विन्यास के अवलोकन के परिणामस्वरूप पहचाना कि एकमात्र क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बदले टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का वर्तमान की राष्ट्रीय सीमाओं से नाम मात्र का संबंध था। उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के बाद हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल पाकिस्तान में है। इसी के परिणामस्वरूप भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में स्थित पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया है। कच्छ क्षेत्र में हुए व्यापक सर्वेक्षण में अनेक हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब एवं हरियाणा में हुए अन्वेषण से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई नाम जुड़े हैं।
जैसे कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा। वहाँ हुए अन्वेषण एवं उत्खनन इन्हीं प्रयासों के भी भाग हैं। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हड़प्पा पर स्थल में रुचि बढ़ने लगी। उपमहाद्वीप के विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में अन्वेषण का कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति एवं जानवरों के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए सतत का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्यों का गहन विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। अतीत के पुनर्निर्माण से संबंधित समस्याएं। हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को ज्ञात करने में कोई सहायता नहीं मिलती है, अपितु यह भौतिक साक्ष्य है जो हड़प्पाई जीवन को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये भौतिक वस्तुएं मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू अपशिष्ट हो सकते हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जो प्राय अपघटित हो जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं शेष बच जाती हैं वे पत्थर, धातु तथा पक्की मिट्टी होती हैं। स्मरणीय तथ्य यह है कि विखंडित एवं अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंक जाती थीं। संभवतः अन्य वस्तुएं चक्रित की जाती थी। फलस्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में प्राप्त होती हैं, जो अतीत में खो गई अथवा पुनः संचय के बाद प्राप्त नहीं की गई। खोजों का वर्गीकरण। पुरातत्व वस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्गम की शुरुआत मात्र है। तत्पश्चात पुरातात्विक अपनी खोज को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, आथी, दांत आदि से संबंधित होता है। पुरातत्वविदों का निर्णय करना पड़ता है कि कोई वस्तु आभूषण है या औजार या फिर अनुष्ठानिक प्रयोगों का कोई वस्तु। किसी पुरातत्व वस्तु की उपयोगिता की समझ अधिकांश आधुनिक समय में उपयोग में वस्तुओं की समानता पर आधारित होती हैं। मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से करते हैं जिसमें वह प्राप्त हुई थी। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों की सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण स्वरूप कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहनावे के विषय में जानने हेतु अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ेगा। व्याख्या में समस्या। पुरातात्विक व्याख्या की सर्वाधिक समस्याएं संभवतः धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में सामने आती हैं। प्रारंभिक पुरातत्व वस्तुओं को लगता है कि कुछ वस्तुएं समान एवं अपरिचित लगती थी, प्रायः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषण से युक्त नारी, मृण मूर्तियाँ, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रदर्शन थे, सम्मिलित हैं। इन्हें मातृदेवी की संज्ञा दी गई है। दुर्लभ पत्थर से बने पुरुषों की मूर्तियाँ, जिनमें उन्हें पुरोहित राजा की तरह मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखा बैठा हुआ दिखाया गया है, को भी इसी वर्गीकृत किया गया है। इस समय काल की कई संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व माना गया है। इसमें विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित हैं। कुछ मुहरों के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं एवं प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया है। कुछ मुहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण हैं। मान्यतानुसार प्रकृति पूजा के द्योतक हैं। मुहरों पर उत्कीर्ण कुछ जानवर जैसे एक सींग वाला जानवर जिसे सामान्यतः एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित एवं संश्लिष्ट लगते हुए हैं। कुछ मुहरों पर एक आकृति जिससे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठे हुए उत्कीर्ण किया गया है और कभी कभी उसे जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है, को आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म की प्रमुख देवताओं में से एक की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में मान्यता दी गई है। हड़प्पाई धर्म के पुनर्निर्माण। इस अनुमान के आधार पर यह तय किया गया है कि आरंभिक और बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं। यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में ही सही हो सकती है, किंतु धार्मिक प्रतीक के संबंध में संदिग्ध प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जो पौराणिक परंपराओं में शिव के प्रयुक्त नाम है, लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति और न ही योगी के रूप में दिखाया गया है। यह चित्रांकन ऋग्वेद में दिए गए विवरण से मेल नहीं खाता।
मनके मतलब माला के दाने मनके विभिन्न धातुओं, पत्थरों और पक्की मिट्टी से बनाए जाते थे। जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न है। कालीबंगन यह शाब्दिक अर्थ वाली चूड़ियाँ हैं। यहाँ पूरा स्थल घाघर नदी राजस्थान में स्थित है। पूरा स्थल प्राचीन स्थल को पूरा स्थल कहते हैं। पुरातत्वविद वह व्यक्ति जो पुरातत्व का अच्छा ज्ञाता हो। एक श्रृंगी मोहरों पर अंकित एक सींग वाला जानवर, इसे कल्पित जीव माना गया है जिसे यूनिकॉर्न कहा गया है। अधशिव हड़प्पा से प्राप्त हुई पशुपति शिव के अंकन वाली मुद्रा जिस पर शिव की आकृति अंकित है। समन वे पुरुष महिला जो जादुई तथा उपचार करने की शक्ति होने के साथ दूसरी दुनिया से संपर्क साधनों का दावा करते थे। 20 लाख वर्ष पहले निम्न पूरा पाषाण काल, 80,000 साल पहले मध्य पाषाण पूरा काल, 35,000 पहले उच्च पूरा पाषाण काल, 12,000 पहले मध्य पाषाण काल, 10,000 पहले नव पाषाण काल आरंभिक कृषक तथा पशुपालक, 6,000 पहले ताम्र पाषाण काल तांबे की पहली बार प्रयोग, 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता, 1800 ईसा पूर्व चोलिस्तान में हड़प्पा सभ्यता का पतन, 1000 पूर्व ईसा पूर्व आरंभिक लौह काल महापाषाण समाधान, 6000 से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल। सभी तिथियां अनुमानित हैं। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में हुए विकास की प्रक्रिया में व्यापक विविधताएं हैं। यहाँ दी गई तिथियां हर चरण के प्राचीनतम के साक्ष्य को इंगित करती हैं। हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। 19वीं शताब्दी हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट। 20वीं शताब्दी में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ। 22 में मोहनजोदड़ो के उत्खनन का आरंभ। 46 में REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन। 55 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ। 60 में BB लाल द्वारा तथा BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खनन का आरंभ। 74 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ। 80 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतत अन्वेषणों का आरंभ। 1986 में अमेरिकी दल हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ। 1990 में RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खननों का आरंभ। 1997 में अमरेंद्र नाथ ने राखीगढ़ी की खुदाई की। 2013 में बसंत शिंदे ने राखीगढ़ी में पुरातत्व आनुवंशिक अनुसंधान शुरू किया।